वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस वीडियो में अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ हम देखेंगे एमसीक्यू जो कि एनआरएलएम से रिलेटेड होगा और मनरेगा के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आज भी हैं, तो इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ, मतलब इसका प्रारंभ कब किया गया। तो ये क्या किया गया, नए साल लगने से पहले 1 जनवरी 2001 लगने से पहले क्या किया गया, 6 दिन पहले, उससे पहले स्टार्ट कर दिया गया, मतलब 25 दिसंबर को स्टार्ट कर दिया गया। ऐसा सोचा गया कि 25 दिसंबर को सोचते हैं ताकि नया साल आते आते कुछ भी हम अच्छा काम सोचते हैं तो वो चीज़ें होती है, ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए 25 दिसंबर को सोचा गया। तो 25 दिसंबर 2000 इसका प्रारंभ डेट हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य मेन यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सड़क है उनको अच्छा बनाना, ताकि क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र ही जो होते हैं ये शहर से कनेक्ट होते हैं। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों का जो शहर से जुड़ाव होगा ये अगर अच्छा होगा तो क्या होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों में भी सुधार होगी। तो उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार कैसे होगा, सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि वहाँ पे सब्जियाँ लगाई जाती हैं उनके घर में। अब उनको उसको बेचने जाना है तो वो शहर में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सड़क जो है यहाँ पे मेन ये सड़क योजना है, तो यहाँ पे सड़क को लेके चलते हैं। अगर सड़क जो है अच्छी है तो क्या होगा कि वो इंसान जो है रोज़ रोज़ आराम से मतलब सब्जी बेचने जा सकता है, और इससे कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक और आर्थिक जो है इसमें बदलाव आने लगेगा। किसी भी जैसे कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ें करनी है, जैसे कि क्या होता है गांव वाले ही ले जाते हैं ना। जैसे मेरे घर साइड पे क्या होता है कि छोटे छोटे बर्तन लेने आते हैं, जैसे कुछ कपड़े दे दो और उस कपड़े से फिर बर्तन लेने आते हैं, तो ये भी गांव के ही लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव लेके आती है। अब वित्त पोषण देखते हैं। यह पूर्व में पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था। पहले क्या था, ये सिर्फ केंद्र सरकार, पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसको देखते थे। लेकिन नवंबर 2015 के दौरान क्या हुआ, 14th जो वित्त आयोग है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्री के उप समूहों की सिफारिशों के बाद यहाँ पे क्या किया कि पहले तो केंद्र सरकार इसको देखते थे, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री के उप समूह की सिफारिशों के बाद ये चीज़ें निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को केंद्र सरकार जो है यहाँ पे 60% देखेगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना यहाँ पे इनका जितना हाथ होगा वो कितना होगा, 60% होगा, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट देगी वो 40% देंगी। लेकिन इसमें पहले जो था ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन बाद में जब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सिफारिशों के बाद इसको 60-40 रेशियो में रख दिया गया। अब प्राथमिकता क्या है इसमें, प्रथम प्राथमिकता सभी 1000 या अधिक बसाहट मैदानी क्षेत्र, सभी 500 या अधिक बसाहट पहाड़ी क्षेत्र। प्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र हो। लेकिन और दूसरा क्या हो सकता है, वहीं पे 500 से ज़्यादा लोग रहते हों लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र हो। सेकंड प्राथमिकता किसको दी जाएगी, सेकंड क्राइटेरिया के अंदर कौन आ सकते हैं, 500 या अधिक बसाहट मैदानी क्षेत्र या 250 या अधिक बसाहट पहाड़ी क्षेत्र। और तृतीय प्राथमिकता में कौन आएंगे, सभी मुख्य वर्गों के थ्रू रूट का उन्नयन, या फिर चतुर्थ प्राथमिकता में सभी संपर्क मार्गों। तो यहाँ पे किसको किसको कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब 1000 से ज़्यादा जिस गांव में बसेरा हो, मतलब जहाँ पे 1000 से लोग ज़्यादा रहते हों, ऐसा मैदानी क्षेत्र को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। पहली प्राथमिकता इन्हीं को मिलेगी। जहाँ पे 1000 या 500 के कंडीशन में कौन होगा, पहाड़ी क्षेत्र, और 1000 के कंडीशन में मैदानी क्षेत्र होगा। वहीं द्वितीय प्राथमिकता उसके बाद किसको मिलेगी, जहाँ पे 500 से ज़्यादा और फिर 250 से ज़्यादा। मतलब सबसे पहले 1000 फिर 500 ऐसे देखा जाएगा। अब ये कितने फेज़ में होता है, मतलब यहाँ पे इसको कितने फेज़ में बांट दिया गया है, तो इसको 3 फेज़ में बांट दिया गया है। प्रथम चरण जो था यहाँ पे दिसंबर 2000 में ही, मतलब 25 दिसंबर 2000 को ये प्रारंभ हुआ, तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं दिसंबर 2000 में ही इसका प्रथम चरण हुआ। द्वितीय चरण इसका हुआ 3 साल बाद, मतलब द्वितीय चरण जो था इसका मई 2003 में,
13 में, सॉरी मई 2013 में, 3 साल बाद मैं कह रही हूँ, 13 साल बाद, ठीक है। तो इसका द्वितीय चरण 13 साल बाद। और वहीं अगर हम इसकी तृतीय चरण की बात करें तो 6 साल बाद 2019 में, ठीक है। 2019 में इसका तृतीय चरण अगस्त के टाइम पे, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये तो प्रथम दिवस जो हमारा प्रथम जो प्रारंभ हुआ था उसी से याद रख सकते हैं, दिसंबर 2000। फिर उसमें 13 साल का गैप लगा, फिर ये स्टार्ट हुआ मई 2013 से। मई 2013 से फिर जून जुलाई अगस्त 3 महीना छोड़ के, 3 महीना छोड़े और 6 जो यहाँ पे 6 साल के बाद, तो 2019 में, अगस्त 2019 में तृतीय फेज़ मतलब थर्ड फेज़ यहाँ पे आया। तो फिर इसमें फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, इसका उद्देश्य ये है कि असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना था। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी बस्ती है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें बस्ती है, उसको हर मौसम में एक सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। अब मैदानी क्षेत्र में इनकी जो आबादी होनी चाहिए, यहाँ पे 500 की आबादी होनी चाहिए थी, तथा आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में 250 आबादी वाले ग्राम के सड़क का निर्माण करना था। अब इसका मेन लक्ष्य क्या था कि खेत से बाज़ार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना था। मतलब खेत से जो भी बाज़ार है, खेत से लेके बाज़ार तक, जैसे कि खेत में अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उगाई हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि सब्जियाँ उगाई हैं या फिर कुछ भी चीज़ें उगाई हैं, उसको बाज़ार तक कनेक्टिविटी करना इसका मेन लक्ष्य था। तो ये दिसंबर 2000 में आया। नेक्स्ट है द्वितीय चरण, जो कि मई 2013 में आया, 13 साल बाद। तो मई 2013 में इसका मेन उद्देश्य था गांव की कनेक्टिविटी के लिए मौजूदा सड़क को उन्नत करना। मतलब इसमें भी वही था कि सड़कों के लिए यहाँ पे बेस्ट कनेक्टिविटी गांव को यहाँ पे देना, और उन्नत लागत का 75% यहाँ पे केंद्र देगा और 25% राज्य देगा, ठीक है, द्वारा वहन किया गया। पहाड़ी तथा नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र ने 90% योगदान दिया। अब फर्स्ट हमने देखा कि फर्स्ट जो चरण था उसमें क्या था, 500 आबादी वाला क्षेत्र या फिर जैसे कि आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे 250 से ज़्यादा जो वहाँ पे पॉपुलेशन है अगर गांव में, तो वहाँ पे सड़क का निर्माण होगा। और यहाँ पे मेन इसका लक्ष्य था कि खेत से जो भी बाज़ार तक है वहाँ तक सड़क के लिए सड़क प्रोवाइड करना, लिंक प्रोवाइड करना, सड़क प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। लेकिन द्वितीय चरण क्या था, द्वितीय चरण भी यहाँ पे सड़क के लिए था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात ये याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे 70% था, 75% हाथ होता है, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे 25% अपने साइड से यहाँ पे अपना योगदान देती है। लेकिन वहीं नक्सलवादी एरिया में अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित जिलों में जो केंद्र जो होता है ये 90% जो है अपना योगदान देता है। ये किसकी बात हो गई, ये द्वितीय चरण की बात हो गई। तो 90% योगदान जो है ये द्वितीय चरण में केंद्र जो है देती है। जिन सड़कों की समयावधि जो है 10 साल पूर्ण हो गई है, इसके अंतर्गत राज्य को 5.50 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण हेतु 2248 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भारत सरकार ने यहाँ पे लक्ष्य दिया कि कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए और कितनी लंबाई होनी चाहिए, और जिसकी अवधि जो है, ऐसी सड़क जिसकी अवधि जो है 10 साल पूर्ण हो गई होगी, इसके लिए भी ये द्वितीय चरण वाली सड़क जो योजना है ये लाई गई थी। मतलब द्वितीय सड़क में जो भी द्वितीय चरण में क्या था कि जो भी सड़क को 10 साल पूर्ण हो गया होगा, 10 साल की समय अवधि जो है उनको कंप्लीट हो गई होगी, वो भी सड़क का फिर से क्या होगा कि अगर जैसे कहीं पे गड्ढे वगैरह हैं तो उसका मरम्मत भी किया जाएगा। तो यहाँ पे 75% केंद्र देती है, 25% राज्य देती है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे नक्सलवादी एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, तो यहाँ पे 90% योगदान जो है ये पूरा तरीके से केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। नेक्स्ट है तृतीय चरण, जो कि अगस्त 2019 में आया है। इसका उद्देश्य था मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करना। तो यहाँ पे प्रमुख ग्रामीण वही जो है सड़क बना के ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करना। अब बस्तियों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों, असक्तताएं और ग्रामीण कृषि बाज़ारों ग्राम से जोड़ना था। तो फर्स्ट चरण जो था ये सिर्फ खेत से बाज़ार के कनेक्टिविटी के लिए था। सेकंड चरण जो था इसमें जो था कि ये भी सड़क के लिए था, और इसमें बताया गया कि कितना सड़क जो है ये चौड़ाई और उसकी लंबाई होनी चाहिए, और योगदान कैसे रहता है, 75% केंद्र का योगदान रहता है और 25% राज्य का योगदान रहता है। लेकिन यहाँ पे केंद्र अगर 90% योगदान दे रहा है तो वो नक्सलाइट एरिया हो सकता है।
वहीं तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ पे जो भी अच्छे स्कूल तक बस्तियों को अच्छे स्कूल तक जोड़ना और या फिर जो भी ग्रामीण कृषि बाज़ार हैं उसको गांव से जोड़ना, ये सारी चीज़ें जो है तृतीय चरण में थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रोजेक्ट प्रपोजल एवं क्लियरेंस। इसमें बताया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रूरल एरियाज़ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ग्रामीण एरियाज़ के बारे में ही। तो यहाँ पे कौन होगा? मिनिस्ट्री होगा रूरल एरियाज़ का ही, रूरल डेवलपमेंट का। वो क्या करेगा? नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना करेगी, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना करेगी। इस एजेंसी के माध्यम से क्या होगा? जो भी मैनेजमेंट है, सपोर्ट है, ये इनको दिया जाएगा। जैसे कि जो भी सपोर्ट चाहिए सड़क बनाने में, ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए या फिर ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो यहाँ पे है, जो कि बनाएगी नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी बनाएगी। इस एजेंसी के माध्यम से जो है यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जमा किए गए प्रोजेक्ट प्रपोजल का रिव्यू एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। अब इस एजेंसी के द्वारा जो भी जमा किया गया प्रोजेक्ट प्रपोजल है, इस एजेंसी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे जमा किया जाएगा, जो भी प्रपोजल रहेगा उसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले रिव्यू किया जाएगा कि हाँ ये सही है या नहीं है इस एजेंसी के द्वारा जो है। तो ये कौन रिव्यू करेगा? तो ये एम्पावर्ड कमेटी होती है, एक कमेटी होती है एम्पावर्ड कमेटी। इसके माध्यम से ही इस एजेंसी के द्वारा जो भी प्रपोजल होगा उसको रिव्यू किया जाएगा। सभी रिकमेंड प्रपोजल मिनिस्टर को क्लियरेंस के लिए भेजे जाएंगे। अगर वो प्रपोजल क्लियर होता है तो देन उसको फिर हम उसको क्या करेंगे? सही होता है तो रिव्यू करने के बाद तो उसको हम प्रपोजल मिनिस्टर को क्लियरेंस के लिए भेजेंगे। किसको भेजेंगे? प्रपोजल मिनिस्टर को। अब नेक्स्ट है यही जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया क्या होता है? तो मिनिस्ट्री से क्लियर होने के बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है राज्य सरकार को भेजा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। ऐसे एरो से आप याद करेंगे एक फ्लो चार्ट में, तो ये बहुत अच्छे से याद होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये क्या करती है? ये एक एजेंसी बनाती है, ठीक है, एजेंसी की स्थापना करती है, जिसको कि इस एजेंसी का नाम हो जाता है नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। इसका नाम हो जाता है नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। देन इसके बाद ये एजेंसी क्या करती है? इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्रपोजल लाया जाता है। जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे रखना है उसका प्रपोजल लाया जाता है। तो ये प्रपोजल किसके पास रखा जाता है? ये एम्पावर्ड कमेटी के पास रखा जाता है। ये किसके पास रखा जाता है? एम्पावर्ड कमेटी के पास रखा जाता है। ये एम्पावर्ड कमेटी क्या करती है? ये रिव्यू करती है इस प्रोजेक्ट को। एक सेकेंड, यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट हो गई, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ मॉड जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऐसा याद रख सकते हैं। ये जो है एजेंसी का स्थापना करती है, जिसको कि नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं। ये एजेंसी क्या करती है? प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके आती है, प्रोजेक्ट प्रपोजल यहाँ पे लेके आती है। ये प्रपोजल जो है रखती है एम्पावर्ड कमेटी के सामने। किसके सामने? एम्पावर्ड कमेटी के सामने। ये एम्पावर्ड कमेटी जो है इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है और फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ये भेजता है मिनिस्टर के पास। प्रोजेक्ट प्रपोजल मिनिस्टर के पास, सभी रिकमेंडेड प्रपोजल मिनिस्टर को क्लियरेंस के लिए भेजे जाएंगे। जैसे ही मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हो जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हो जाता है, इसके बाद ये भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। जब ये मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हो जाता है तब उसके बाद इसको भेजा जाता है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत राशि आवंटित दी जाएगी। जैसे ही इसको क्लियरेंस मिलता है उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है? जैसे इसको क्लियरेंस मिल गया, ये प्रपोजल जो है ये अप्रूव हो गया, तो अप्रूव होने के बाद क्या किया जाएगा? अब उनको फंड दिया जाएगा, तो यहाँ पे फंड जनरेट किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है होने के पश्चात एग्जीक्यूशन कमेटी के माध्यम से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। अब यहाँ पे उनको टेंडर दिया जाएगा। टेंडर की स्वीकृति होने के 15 दिन के पश्चात योजना पर काम प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब 15 दिन के पश्चात यहाँ पे काम प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगा। 9 माह के अंदर अंदर रोड बनाने का पूर्ण काम यहाँ पे हो जाएगा। एक्सेप्शन केस में 12 महीने तक यह काम जारी रखा जा सकता है। 12 महीने तक भी यह काम जारी रख सकता है। पहाड़ी इलाकों में 18 से 24 महीने तक।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। इसको फिर से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। अभी पहले नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो फ़ंड जनरेट होते हैं, तो इसके अंतर्गत जो फ़ंड जनरेट होते हैं, ये 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ंड रिलीज़ होता है। तो कितने इंस्टॉलमेंट में? यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ंड रिलीज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना यार, एक बार में फ़ंड नहीं दे सकते, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ंड रिलीज़ करते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में जो प्रोजेक्ट वैल्यू की लगभग 50% राशि प्रदान की जाती है। तो इंस्टॉलमेंट में जो भी प्रोजेक्ट का वैल्यू है उसका लगभग 50% यहाँ पे राशि प्रदान किया जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो भी बचा हुआ राशि है, अब जो बच जाता है उसको यहाँ पे दिया जाता है। दूसरे इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट के फंड का 60% उपयोग होने के पश्चात एवं इस 80% कार्य होने के पश्चात यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो अगर दूसरा इंस्टॉलमेंट तभी दिया जाएगा जब 60% जो है वो पहला वाला इंस्टॉलमेंट जो है ऑलरेडी यूज़ हो गया होगा, या फिर 80% 60% यूज़ हो गया होगा, या फिर ऐसा देखा गया कि 80% यहाँ पे जो कार्य होने के पश्चात यहाँ पे दिया जाता है। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है, यहाँ पे इसको पाने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट आदि जमा करना होगा। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी यूटिलाइज हुआ है उसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जमा करनी होती है। अब यहाँ पे गुणवत्ता नियंत्रण की त्रिस्तरीय व्यवस्था को देखेंगे। तो प्रथम स्तर में जो जिला स्तर है, परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेह है। द्वितीय स्तर में राज्य स्तर होगा। सबसे पहले जिला स्तर को देखा जाएगा, देन राज्य स्तर में स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाएगा जो कार्यों का निरीक्षण करेगा यहाँ पे। तृतीय स्तर में क्या होगा, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। तो ये यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ तक जो हमने देखा इंस्टॉलमेंट की बात यहाँ तक थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे योजना अंतर्गत सड़कों के रख रखाव की व्यवस्था। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो भी सड़कों का रख रखाव होगा, कैसे उसको रखना है, ये सारी चीज़ें, मतलब क्या होने पे उसको फिर से अगर निर्माण करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो निर्मित सड़कों को का रख रखाव 5 वर्ष तक निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सड़क बन गया है उसका रख रखाव 5 साल तक जो है निर्माण हेतु यहाँ पे अनुबंधित एक ठेकेदार होता है उसके द्वारा किया जाता है। और वहीं पे छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उक्त सड़कों का रख रखाव अनुबंधित ठेकेदार पश्चात किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी यही चीज़ किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में गुणवत्ता अच्छी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम इसके विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो कहाँ गया यार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषताएं यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस योजना की विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक मुख्य कार्यपालन यहाँ पे अधिकारी होगा, 5 मुख्य अभियंता होंगे, राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रयोगशाला है तथा 28 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण इसके द्वारा कंटिन्यू यहाँ पे वो किया जाएगा कि हाँ, इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा कि जो भी सड़क है वो सही है कि नहीं। केंद्रीय प्रयोगशाला के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला है। तो हर जिले में क्या होगा कि यहाँ पे देखने के लिए जांच पड़ताल करने के लिए हर जिले में जो है जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला होगा। यहाँ पे जिला स्तर पर 38 समर्पित जिला परियोजना इकाई है। राज्य एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाता है वर्ष में 3 बार। एक वर्ष में 3 बार जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वर्ष में कितने बार यहाँ पे परीक्षण किया जाता है, तो 3 बार जो है यहाँ पे परीक्षण किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा निरीक्षण में छत्तीसगढ़ में गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है। अब सामान्य क्षेत्र में यहाँ पे 2015-16 के अनुदान हेतु केंद्र व राज्य का योगदान क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे केंद्र जो है 60 देती है और राज्य जो है ये नॉर्मल एरिया के लिए, वहीं पहाड़ी मरुस्थलीय नक्सली एरिया के लिए 90-10 का रेशियो है, और हिमाचली जो हिमालयी क्षेत्र है या फिर पहाड़ वाली क्षेत्र है इसको भी कह सकते हैं 90-10 की रेशियो है।
तो यहाँ पे हमने ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कंप्लीट कर लिया। अब इसका हम एक शॉर्ट समरी मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। जैसे कि इसका सबसे पहले शॉर्ट समरी यहाँ पे हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ये खाली स्पेस है, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2000, मतलब नया साल होने से पहले ये सोचा गया कि हम यहाँ पे ग्राम सड़क योजना जो है ये ले आते हैं और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सड़क है उसको हम अच्छा बनाते हैं। क्योंकि अगर हमारा ग्रामीण क्षेत्र अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं इसी से डेवलपमेंट होगा। क्योंकि शहरी क्षेत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता ही रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसमें डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं कोई भी अगर कंट्री है तो वो उसी कारणों से पिछड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, ग्रामीण सड़कों के लिए योजना लाई गई जो कि 25 दिसंबर 2000 को लाई गई। अब इस योजना का उद्देश्य ये था कि सड़क बनाना जो है इसका मेन उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना था। मतलब जो भी ग्रामीण आबादी है उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना इसका मेन लक्ष्य था। अब इसको प्राथमिकता कैसे कैसे दी गई, जहाँ पे भी 1000 से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। मैदानी क्षेत्र में 1000 और जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 500। अगर ये नहीं है 1000 जैसे मैदानी क्षेत्र वाले नहीं हैं तो 500 अगर हैं तो वहाँ पे 500 वाले द्वितीय प्राथमिकता जो है ये 500 वाले को मिलेगा। फिर पहाड़ी क्षेत्र में 250 वाले को तृतीय प्राथमिकता जो है, ऐसे करके 4 स्टेट में प्राथमिकता दी गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो 3 चरणों में इसको दिया गया है, तो 3 फेजेस में यहाँ पे जो है 3 फेज़ में जो है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बांटा गया है। तो फर्स्ट जो चरण है ये जो है दिसंबर में 2000 को लाया गया। दिसंबर 2000 में ये जो है लेके आया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी मैदानी क्षेत्र में 500 आबादी वाला पॉपुलेशन वाला जो है ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर 250 वाला जो पहाड़ी या फिर आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसका जो है वहाँ पे सड़क का निर्माण करना। और इसका मेन लक्ष्य ये था, इस फर्स्ट फेज़ का मेन लक्ष्य ये था कि खेत को जो है ये बाज़ार से जोड़ना, खेतों को जो है बाज़ार से कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये फर्स्ट फेज़ का काम था। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड फेज़ का क्या काम था। सेकेंड फेज़ जो था ये आया मई 2013 में, मतलब ये 13 साल बाद आया मई 2013 में। अब इसका जो है 75% केंद्र देती है और 25% सेकेंड में हमने पढ़ा राज्य देती है। लेकिन अगर वही कहीं नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट प्रभावित एरिया है तो 90% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले देगी। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी 10 साल जिन सड़कों को पूरा हो चुका है, जिनकी वर्ष अवधि 10 साल कंप्लीट हो गई है, उनको यहाँ पे देखा जाता है और यहाँ पे बताया जाता है कि कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई क्या होनी चाहिए, सड़क का चौड़ाई क्या होना चाहिए, 5.50 मीटर यहाँ पे चौड़ाई होना चाहिए और वहीं पे 2248 किलोमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है द्वितीय चरण में बताई गई। नेक्स्ट बताया गया तृतीय चरण में, थर्ड फेज़ में क्या बताया, जो कि लाया गया अगस्त 2019 में, मतलब 3 महीने बाद और 6 साल बाद, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसको अच्छे स्कूलों तक जोड़ना, जो भी बस्ती हैं उनको उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक जोड़ना, या फिर जो भी बाज़ार हैं उनको बाज़ारों को जोड़ना, ये सारी चीज़ें थर्ड फेज़ में लाई गई थी। अब हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट था कि जैसे कि क्या किया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जाता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यहाँ पे सड़क ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, इसके लिए प्रपोजल्स लाए जाते हैं, प्रोजेक्ट इसके लिए तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे एक एजेंसी बनाती है, उस एजेंसी का नाम है नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। ये एजेंसी क्या करती है, सबसे पहले इस एजेंसी की स्थापना की जाती है। ये एजेंसी क्या करती है, जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट यहाँ पे देती है, ठीक है, जो भी सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। फिर ये एजेंसी जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके जाती है, प्रोजेक्ट लेके आती है, सपोज़ ये कोई प्रोजेक्ट लेके आए, ठीक है, सड़क बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को वो किसके पास भेजती है, एक कमेटी के पास भेजती है। उस कमेटी का नाम है एम्पावर्ड कमेटी। ये कमेटी के माध्यम से क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, किसको, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी को। ये प्रपोजल अगर उनको ठीक लगता
लगता है तो फिर ये मिनिस्टर के पास भेजते हैं, ये मिनिस्टर को क्लियरेंस के लिए भेजते हैं। जैसे ही ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से क्लियरेंस होती है, उसके बाद ये क्लियर हो जाती है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके, इस क्लियरेंस को देख के उसके बाद फ़ंड जनरेट कर सके। अब फंड जनरेट हो गया तो फिर टेंडर दिया जाता है यहाँ पे काम के लिए। अब इस टेंडर के माध्यम से क्या होता है, 15 दिन के पश्चात यहाँ पे काम का जो भी है प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे काम करना यहाँ पे चालू हो जाता है। तो 15 दिन के अंदर जैसे ही टेंडर मिला, टेंडर मिलने के 15 दिन के अंदर जो है यहाँ पे काम आरंभ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सड़क जो है यहाँ पे अब टेंडर तो मिल गया, अब ये सड़क कितने दिन में बनेगा, तो यहाँ पे सड़क बनने का जो टाइम है ये 9 माह में सड़क बन सकता है। ठीक है, और अगर इन केस कोई कंडीशन में नहीं हो पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने में यहाँ पे पूरा किया जाता है। लेकिन वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में ये 18 से 24 दिनों में, 24 महीने के बीच ये निर्माण किया जाएगा। तो ये हमने मोटा मोटा इस पूरे वीडियो में इस पॉइंट्स को देखा। अब यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ंड रिलीज़ किया जाता है, 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ंड रिलीज़ किया जाता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट तभी दिया जाता है जब 60% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का यूज़ हो गया हो और 80% यहाँ पे अगर काम हो जाता है तब यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट जैसे ऑडिट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं। तो ये हमने इस वीडियो में देख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे निरीक्षण भी किया जाता है। तो ये वर्ड्स में 3 बार यहाँ पे निरीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें फिर भी समझ नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो के ज़रिए आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब हमने ये वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा अगर कुछ भी रहता है तो मैं यहाँ पे वैसे भी MCQ लेके आने वाली हूँ, तो MCQ लेके वहाँ पे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम जो मनरेगा का बच्चा वाला क्वेश्चन था यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और वैसे शेयर की हैं, अगर ये आंकड़े आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम मनरेगा का यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार के अंतर्गत क्या समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये परिवार के बाद है SGSY, परिवार के बाद जो यहाँ पे है SGSY के अंतर्गत क्या समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो परिवार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत क्या समूह कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्व सहायता समूह। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसी को मैंने कहा SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की गई है। तो ये किसके द्वारा क्रियान्वित की गई है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे ये क्रियान्वित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये 63 है, यहाँ पे इस पे मत जाइएगा। तो स्व सहायता समूह में न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कितने सदस्य होने चाहिए, तो 10 से 20 सदस्य यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विकास खंडों में बनाने जाने वाले कुछ समूहों का कम से कम आधे समूह किनका होगा। तो यहाँ पे अगर जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विकास खंडों में बनाने वाले समूह, अगर यहाँ पे समूह बनती है तो उस समूह में कम से कम आधे समूह में किनका यहाँ पे हकदार होगा, मतलब कौन यहाँ पे आधे समूह की यहाँ पे आधे समूह में रहते हैं। तो यहाँ पे महिला समूह जो है, यहाँ पे आप जब भी देखिएगा स्व सहायता समूह देखेंगे तो उसमें क्या होती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है महिला की होती है, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, क्या स्व सहायता समूह की बचत राशि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है या क्या स्व सहायता समूह की बचत राशि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है या सामुदायिक रूप से सभी सदस्यों की जमा पूंजी होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा B, सामूहिक होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं होता। अब स्व सहायता समूह इसका नाम है तो समूह का ही होगा ना ये। नेक्स्ट है, स्व सहायता समूह में ग्रेडिंग कितने समय के अंतराल में की जानी चाहिए। तो ग्रेडिंग जो है होती है यहाँ पे कितने अंतराल में करनी चाहिए, तो ये 6 माह में जो है 6 मंथ में यहाँ पे ग्रेडिंग करनी चाहिए स्व सहायता समूह की। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना नवा अंजोर में कौन सी भिन्नता है।
तो कौन कौन सी यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कि समाहित एवं पंचायती राज में समन्वय स्थापित करना, ग्राम स्तरीय संस्थाओं को अधिक क्रियाशील करना और अधोसंरचना का विकास करना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में अशासकीय संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में अशासकीय संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पे स्व सहायता समूह का निर्धारण, प्रशिक्षण, रोजगार चयन में सहायता और मतलब ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित समूह के द्वारा संचित निधि कहाँ पे रखी जाएगी। तो कहाँ पे रखी जाएगी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित समूह के द्वारा संचित निधि कहाँ पे रखी जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है समूह के द्वारा बैंक में बचत खाता खुलवाकर। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सी संस्था ऋण प्रदान करेगी। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायी बैंक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो व्यवसायी बैंक है वही प्रदान करेगी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सिंचाई योजना के लिए अनुदान देने हेतु क्या सीमा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे सीमा निर्धारित की गई है कि 50% अनुदान जो है निर्धारित है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कवर किए गए जनजातीय कारीगरों का विपणन सहायता कौन सी संस्था करती है। तो कौन सी संस्था जो है यहाँ पे जनजातीय कारीगर का यहाँ पे कवर करती है। तो यहाँ पे ट्राइफेड का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड जो है ये ट्राइबल लोगों का, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जनजाति हैं, उनके लिए यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है स्व सहायता समूहों को ग्रेड 1 पास करने के पश्चात दी गई राशि क्या कहलाती है। तो स्व सहायता समूह अगर जैसे ग्रेड 1 पास कर लेते हैं तो उसके पश्चात इनको दी गई राशि क्या कहलाती है। तो ये जो राशि है ये कहलाती है रिवॉल्विंग फंड। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन कौन सी संस्था प्रदान करती है। तो ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, कौन करती है, बैंक करती है। तो बैंक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों का निर्धारण किस संस्थान द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रिजर्व बैंक है उसके निर्देशों के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लीड बैंक के द्वारा खंड स्तर पर समीक्षा बैठक क्या कहलाती है। तो खंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या कहलाती है, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी कहलाती है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में क्या ऋण राशि एक से अधिक बार ली जा सकती है। तो अगर वो पहला वाला पूर्ण किया गया हो तो दूसरी बार ज़रूर जो यहाँ पे राशि जो है ऋण राशि यहाँ पे ले सकते हैं दूसरी बार, लेकिन पहले वाला पूर्ण करने के बाद छूटने के बाद पहला वाला। लीड बैंक से क्या तात्पर्य है, समस्त सहकारी बैंक, शासन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिले के अधिकतम शाखा वाले बैंक, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित बैंक। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शासन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक। स्वरोजगारियों को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता किस तरह की होती है। तो स्वरोजगारियों को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता किस तरह की होती है। तो ये ऋण होती है, अनुदान होती है, पूर्ण अनुदान होती है या फिर ए या बी दोनों होती है। तो बैंकों के द्वारा दी जाएगी तो ये कौन सी होगी, ऋण होगी, लोन होगा। ठीक है, ये अनुदान नहीं हो सकता, सब्सिडी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऋण जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहायता राशि ऋण ही देंगे ना। ग्रामीण ग्रामीण स्वरोजगारियों के लिए सामग्री की बिक्री तथा प्रदर्शन हेतु जिला तथा राज्य स्तर पर सरस मेले का आयोजन किस योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के योजना के अंतर्गत। अब जैसे यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कोई सूपा बनाते हैं या फिर झाड़ू बनाते हैं तो उसको मतलब यहाँ राज्य स्तर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ये भी राज्य स्तर की जिम्मेदारी होती है या फिर इनकी जिम्मेदारी होती है कि मेले का आयोजन करें। तो ये मेले का आयोजन करते हैं ताकि उनकी आजीविका जो है इसमें सुधार हो सके। नेक्स्ट है NRLM का पूरा नाम क्या है। तो ये तो मैंने कह ही दिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसका पूरा नाम है।
नेक्स्ट है NRLM का उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या है उद्देश्य है, APL BPL गरीब ग्रामीणों के SHG समूह बनाकर SHGs के समूहों को योजना का लाभ दिलाना। APL BPL के योजना में समूह निर्माण SHG समूह निर्माण वित्त पोषित करना, या फिर B और C दोनों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है B और C दोनों जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस रूप में किया गया है, तो इसका जो है पुनर्गठन किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के द्वारा जो है इसका पुनर्गठन किया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण BPL परिवारों तक स्थायी आजीविका के अवसर बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना किस योजना का लक्ष्य है, तो ये जो योजना का लक्ष्य जो है ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह आपसी सहयोग के माध्यम से गरीबों को अवसर प्रदान किए जाने वाले संगठन क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्व सहायता समूह। तो आज तक हमारा सेशन यहीं तक ख़त्म होता है। अगर ये सेशन आपको मज़ेदार लगा हो, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो अपना जो भी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें। तो आज तक यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।